नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्राइम टाइम विथ नीलू व्यास में, जहां हर रात 9:30 बजे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं दिन भर की सबसे बड़ी बहस पर। एक ऐसी बहस जहां हम बात करते हैं बड़े मुद्दों की, उनके हर पहलू की। आपको बहलाने की कोशिश नहीं, बल्कि आपके सामने सारे तथ्यों को सामने रखती हूं और फिर आप जो राय चाहें वो बना सकते हैं। हमारी पॉलिसी है कि हम अगर विपक्ष से सवाल करते हैं तो उतने ही सवाल सत्ता से भी पूछते हैं। आज बात करते हैं बिहार में चल रही राजनीतिक उठापटक की, जहां पर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। जो आपसी विवाद है उसको दूर कर लेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। ये क्या प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कोई भी कांग्रेस में नहीं है प्रधानमंत्री का कैंडिडेट, उनको ढूंढे ना जिसमें ढूंढने। अरुणाचल प्रदेश में 6 जेडीयू विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिसके बाद बीजेपी और जेडीयू के बीच खटास बढ़ती जा रही है और आज सोने पर सुहागा हो गया। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने जेडीयू पर पासा फेंका और कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए और 2024 में नीतीश कुमार को विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, चौधरी ने यह भी कहा कि अब नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति करनी चाहिए। तो कितने दिन और कितने महीने या कितने साल चलेगा बीजेपी और जेडीयू का ये गठबंधन बिहार में? तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की चर्चा से, लेकिन उसके पहले नजर डालते हैं आज के टॉकिंग पॉइंट्स पर। क्या बीजेपी और जेडीयू के बीच भरोसे की दीवार कमजोर हो रही है? ये एक बड़ा सवाल सबके सामने है। क्या इस मौके का फायदा आरजेडी सरकार बनाने के लिए तलाश रही है? क्या नीतीश कुमार को गवारा होगा 2024 का प्रधानमंत्री पद विपक्ष की ओर से? क्या बीजेपी नीतीश के ऊपर दबाव बना रही है? और बीजेपी जेडीयू गठबंधन में कौन कितना दबाव बर्दाश्त कर पाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या 5 साल चलेगी नीतीश की सरकार या बिखर जाएगी पत्तों की तरह ये एनडीए की सरकार जो बिहार में है? तो जो अरुणाचल प्रदेश में हुआ कि जिस तरीके से 7 जेडीयू के विधायक थे, उनमें से 6 जेडीयू के जो एमएलए हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए, तो जाहिर सी बात है कि इस बात को लेकर जेडीयू काफ़ी परेशान है। उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग भी हुई थी रविवार को, और जिसमें आरसीपी सिंह जो उनके नए प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस बात को भी कहा कि बीजेपी का बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि हम उन पार्टी में से हैं जो कि अपने एलाइज के पीठ में छुरा नहीं भोगते और ना ही षड्यंत्र करते हैं। लेकिन आज जो उदय नारायण चौधरी ने कहा है, यानी कि जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनके बयान ने आज एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी है। आइए सुनते हैं क्या कहा है एग्जैक्टली उदय नारायण चौधरी ने। हम अपील करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप अभी जो स्थिति है, आपने मोदी जी के सामने से प्लेट छीनने का काम किया था, खाने का न्योता देके उसको वापस लिया था। आपने कहा था कि अब हम भाजपा में नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, तो अब लेकिन भाजपा ही आपको मिट्टी में मिलाना चाहती है। इसलिए आप पुनः वापस लौटिए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए और आप दिल्ली का राजनीति कीजिए, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनिए, हम सब लोग आपको साथ देंगे। नेताओं ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सत्ता पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उदय नारायण चौधरी का एक बयान जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को 2024 में संयुक्त विपक्ष का उम्मीदवार बनाने की राजद के तरफ से पेशकश की है और बदले में तेजस्वी यादव को बिहार की कमान सौंपने की बात की है। मैं समझता हूँ तेजस्वी यादव के इशारे पर यह बयान उनकी पार्टी के नेता ने दिया है और ये सत्ता पाने की जो बेचैनी है उसका ये प्रतिफल है। दरअसल एनडीए के अंदर कुछ सवालों पर हमारे
अंतर्विरोध हो सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता की जन आकांक्षाओं के अनुरूप यह गठबंधन 5 वर्षों तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जन आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए अपना कार्यकाल पूरा करेगा और इसमें किसी की दाल गलने नहीं जा रही है। तेजस्वी यादव या उनके दल के नेताओं को ये बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जदयू की भी किसी भी हालत में आरजेडी के नेताओं के झांसे में नहीं पड़ा। तो उदय नारायण चौधरी के इस बयान ने हलचल मचा दिया है। हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये उनका व्यक्तिगत बयान था, लेकिन साथ में तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि अब नीतीश कुमार का मन जो करे वो करे और उनके मन में जो भी आता है ये नीतीश कुमार के ऊपर है कि वो आगे का कदम क्या उठाएंगे। तो चलिए आज की चर्चा आगे बढ़ाते हैं और आज हमारे साथ हमारे सारे मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ आज जुड़ रहे उदय नारायण चौधरी जो कि वरिष्ठ आरजेडी के नेता हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। इनके ही बयान ने आज बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। चौधरी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयराम विप्लव जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इम्तियाज अहमद साहब जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और गगन गौरव जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बिहार के एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता है। गगन गौरव आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा जो सवाल है आज सबसे पहले उदय नारायण चौधरी जी से है कि चौधरी जी ये बयान क्या आपका व्यक्तिगत बयान था जैसा कि तेजस्वी यादव ने कहा है? राजनीतिक सामयिक आज डिमांड है राजनीति की, जो मैंने कहा है जी। और अब जेडीयू का कोई वजूद एनडीए में नहीं रह गया है, इसलिए उनके पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं। मुख्यमंत्री के पास स्पीकर का पद नहीं हो, मुख्यमंत्री के पास गृह और कार्मिक अगर नहीं रहेगा तो कैसे मुख्यमंत्री चलेगा। और यही कारण है कि जो उनका बड़ा भाई बीजेपी है जी, उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी कह रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, आरोप लगा रहे हैं और उस आरोप के बहाने इस सरकार को, नीतीश जी के सरकार को कमजोर करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो हर बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। उस प्रक्रिया में बीजेपी आगे बढ़ रही है जेडीयू को। अब अभी 6 विधायकों को अरुणाचल के मिलाने का कोई औचित्य नहीं था। बीजेपी की सरकार स्मूथली चल रही थी और जेडीयू के विधायक भी उनके एलआई थे। तो चूंकि ये जो जल्दीबाजी है कि हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जाए, नहीं, लेकिन चौधरी साहब आपने ये नहीं बताया कि ये क्या आपकी पार्टी की लाइन है। चौधरी साहब आपने ये नहीं बताया कि ये आपकी पार्टी की लाइन है, ये आपका व्यक्तिगत बयान है। आप व्यक्तिगत तो लाइन से ही ना पार्टी का लाइन बनता है, व्यक्तिगत लाइन से ही पार्टी का लाइन बनता है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि व्यक्तिगत बयान ही पार्टी का लाइन बनता है। चलिए, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आरजेडी ने ये पासा फेंका है। अभी आपको हम बताते हैं ना जी, अभी केवल जेडीयू और बीजेपी का सवाल नहीं है ये। एनडीए से शिवसेना भी निकल गई है ना, बहुत पुरानी थी उनके साथ। एनडीए से अकाली दल निकल गई ना, पुरानी एलआईसी उनकी। एनडीए से आरएलपी निकल गई ना। एनडीए से तेलंगाना में जो कुछ हो रहा है, खटपट चल रहा है ना जी। तो ये सब अब बिहार में भी खटपट शुरू हो गया है जेडीयू। ओके, तो आप कह रहे हैं कि बिहार में भी ये खटपट शुरू हो गई है। चौधरी साहब, मैं आपके पास आती हूँ। मैं अब एक सवाल जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं इम्तियाज अहमद साहब, उनसे करना चाहती हूँ। इम्तियाज जी, अभी आपने देखा कि चौधरी साहब ने ये कहा है कि व्यक्तिगत बयान ही पार्टी की लाइन बनता है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि आरजेडी ने एक पासा फेंका है, अब जेडीयू को क्या ये मंजूर होगा? और जो जेडीयू को बोला गया है कि नीतीश कुमार को अब केंद्र की राजनीति करनी चाहिए, उनको प्रधानमंत्री के पद का दावेदार बनाया जाएगा विपक्ष की तरफ से, तो क्या प्लान है जेडीयू का? आपको ऑलरेडी आपको शौक लग चुका है। नीलू जी, नहीं, कोई शौक की बात नहीं है। नीलू जी,
अब नीतीश कुमार माननीय बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनका जो छवि है, उनका जो चरित्र है देश और दुनिया में छुपा हुआ नहीं है। अब महागठबंधन के नेता और बिहार में विपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जो खुद चार्जशीटेड हैं, कई केसों में आरोपित हैं, 302 में, आर्म्स एक्ट में, SC/ST में कई केसों में आरोपित है, बेनामी संपत्ति के राजकुमार हैं। अब नीतीश कुमार को राजनीति की दिशा तेजस्वी यादव बताएंगे? इस देश में राजनीति को कहां ले जाना चाहते हैं? नहीं, लेकिन ये तो मान लीजिए इम्तियाज साहब मुझे ये बताइए, को बताएंगे कि राजनीति की धारा कहां जाएगी? नहीं, ये सत्ता पाने के लिए इतना बेचैन है, ये दिन रात ये सपने में रहते हैं कि मुख्यमंत्री बने गए। नहीं, लेकिन इम्तियाज साहब मुझे ये बताइए, इम्तियाज साहब जो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है कि आपके जो 6 विधायक हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए, तो कहीं ना कहीं जेडीयू को कमजोर कर रही है बीजेपी। देखिए नीलू जी, गठबंधन धर्म को नीतीश कुमार जी बाखूबी निभाते हैं, जनता दल यू ने बाखूबी निभाने का काम किया है। हम लोग बीजेपी के साथ अलायंस में चारों दलों के गठबंधन के साथ हम काम कर रहे हैं। हम गठबंधन धर्म को निभाना चाहते हैं, निभाना जानते हैं। आप नीतीश कुमार, आपकी पार्टी तो गठबंधन के धर्म को निभाना जानती है, लेकिन बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी क्या कर रही है? वो तो आपकी सहयोगी दल है और आपके पीठ में छुरा भोंक रही है। बीजेपी ने जो किया है वो उसको आत्ममंथन करना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के प्रकरण में हम लोग दुखदाई हैं, हम लोग को दुख है कि हम लोग गठबंधन में है। भारतीय जनता पार्टी को इस तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए। ओके, तो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके का निर्णय नहीं लेना चाहिए था। मैं आपके पास आती हूँ इम्तियाज साहब, मैं आपके पास आऊंगी। मैं एक सवाल अब बीजेपी के प्रवक्ता जयराम विप्लव से करना चाहती हूँ कि जयराम जी मुझे ये बताइए कि क्या चल रहा है। एक सहयोगी दल आपका बिहार में है जिसकी वजह से आपकी वहां सरकार चल रही है, दूसरे राज्य में आप उसी सहयोगी दल के पीठ में छुरा भोगते हैं और 6 विधायक उस पार्टी के आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो क्या कोई नैतिकता नहीं रह गई बीजेपी की? क्या कर रही है बीजेपी? नीलू जी, ये सब काल्पनिक बातें हैं जिसको लेकर के आरजेडी एक सपना देख रही है सरकार बनाने का। अब मैं शुरुआत वहां से कर रहा हूँ और आपके भी सवाल का जवाब दूंगा। मैंने अपने दोनों साथियों को सुना। उदय नारायण चौधरी साहब स्वयं भी जेडीयू में रहे थे और हमारी एनडीए सरकार में ही उनको स्पीकर जैसे सम्मानित पद से सुशोभित किया गया था। तो अभी वो ना बताएं कि जेडीयू को क्या करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को क्या करना चाहिए। गठबंधन का धर्म राजनीति में सुचिता क्या है और किसका अस्तित्व खत्म हो रहा है। दरअसल वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। जयराम जी मुझे ये बताइए, जयराम जी ये बताइए कि क्या आपकी पार्टी गठबंधन के धर्म का उल्लंघन नहीं कर रही है? सारे सवाल आपकी पार्टी, मैं भी आती हूँ सर आपके पास। मेरा सवाल जयराम जी से है कि क्या बीजेपी गठबंधन के धर्म का उल्लंघन नहीं कर रही है? नीलू जी, 2019 में जब हम जीत करके आए उस समय भी हमारे पास पर्याप्त केंद्र में मेजोरिटी थी। हमने सारे दलों को साथ में लेकर के चले। 2017 वर्षों का हमारा गठबंधन था। बीच में कुछ सालों के लिए जेडीयू हमसे दूर जरूर गई, लेकिन आज जेडीयू और हम मिलकर के एनडीए का एक गठबंधन है जिसमें 2 अन्य साथी भी हैं। उनको भी सहभागिता मिली है सरकार में। और आपको एक और बात बताएं, ये जो हमारा गठबंधन है ये कई राज्यों में अलग अलग हम आमने सामने भी चुनाव लड़ते रहे, लेकिन जहां बात बन जाती है, जैसे दिल्ली में बात बनी तो जेडीयू भी अलग चुनाव नहीं लड़ी, हम लोग साथ में मिलकर के चुनाव लड़े। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जेडीयू से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है? आपके 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, जेडीयू को कोई प्रॉब्लम नहीं? बिहार की सरकार एनडीए की सरकार है, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 5 साल पूरा करेगी। ये लाल टपकाने वालों को कुछ नहीं मिलने वाला। अभी आप याद करिए ना, पिछले विधानसभा सत्र में जिस प्रकार की अभद्र और अमर्यादित भाषा का प्रयोग युवराज ने किया, जंगल राज के युवराज ने, वो आज किस तरह से चाहते हैं कि फिर से माननीय मुख्यमंत्री उनके साथ चले जाएंगे और एक जंगल राज की दिशा में बिहार को झोंक देंगे। ऐसी गलती नीतीश कुमार जी तो कतई नहीं करेंगे। इसलिए दिवा स्वप्न देखना उदय नारायण चौधरी जी बंद कर दें। ये तो नीतीश जी को भली भांति जानते हैं। नहीं, मैं अभी उदय नारायण जी के पास आती हूँ, लेकिन अब मैं सवाल गगन गौरव से करना चाहती हूँ कि गगन,
ये किस तरीके की हवा इस समय बिहार में बह रही है? क्या वाकई में जेडीयू और बीजेपी के बीच का जो गठबंधन है वो क्या एक भरोसे की जो दीवार थी, आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं अब ढहना शुरू हो गई है और 5 साल इस सरकार का चलना मुश्किल होगा? क्या लगता है आपको? नीलू, अवसर और सुविधा की वर्तमान राजनीति के दौर में सबों के अपने अपने दावे, अपने अपने समीकरण और अपनी अपनी मजबूरियां हैं। यदि आप वर्तमान में बिहार की राजनीति की बात करेंगी तो जिन 3 दलों के साथी यहाँ पर बैठे हैं, इन तीनों दल में से कोई भी इस परिस्थिति में नहीं है कि वो सीधे तौर पर आकर के बिहार को नेतृत्व दे सके। तो कुल मिलाकर के यहाँ समीकरणों की ही बिसात बिसेगी और इस समीकरण के बिसात में उदय नारायण चौधरी जी ने जो पासा फेंका है तो हमें नहीं लगता है कि उस पासे पर जदयू तनिक भी रुचिगत होगी। हाँ, अगर वो माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का भरोसा देते तो जरूर 2010 में जब इन लोगों ने जीता था तो उसके बाद जिस तरह से बीच में महागठबंधन की सरकार कुछ समय के लिए बनी थी और फिर इन लोगों ने साथ में चुनाव लड़ा था, तो हमें लगता है कि जदयू मुख्यमंत्री की कुर्सी से कम कुछ भी कभी स्वीकार नहीं करेगी। उनके लिए पाला बदलना पूर्व में भी उन्होंने बदला है, लेकिन अगर उनके लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखती है तो वो जानते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी रखती है। प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बना देने की बस राजद की बस की बात नहीं है। तो इस बात पर हमें नहीं लगता है कि वो रुचिगत होंगे। हाँ, एक बात यहाँ पर जरूर जो जदयू के मित्र बैठे हैं उन्हें ये कहना चाहिए कि क्या अगर अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर वो जिस तरह से डिफेंड कर रहे हैं उन्होंने बिल्कुल भी एक कोई करीब प्रतिक्रिया तक नहीं दी है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप अरुणाचल प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल थे और ऐसा भी नहीं था कि सरकार चलाने के लिए भाजपा की मजबूरी थी कि वो आपके कुछ लोगों को ले लेती, वहां उनके पास 2/3 गठबंधन था। तो मात्र ये सांकेतिक रूप से भाजपा को क्या फायदा है इससे? अगर भाजपा आपके 6 एमएलए को अपने में मिला ली तो ऐसा नहीं है कि इससे उनकी सरकार में कोई मजबूती होगी। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल बिहार में नीतीश कुमार जी का कद नीचे करने के लिए उनके द्वारा ये स्टेप लिया गया है और बड़ी दल हमेशा छोटे दलों को निगलने की कोशिश करती रही है। तो इम्तियाज साहब, आप अभी गगन गौरव को सुन रहे थे। इम्तियाज साहब, मुझे ये बताइए कि सबको हैरानी हो रही है कि आज जेडीयू एक कड़ी प्रतिक्रिया इस बात पर क्यों नहीं दे रहा है? आरसीपी सिंह ने भी बड़े दबे स्वर में बिना बीजेपी का नाम लिए कहा कि हम तो अपने सहयोगी दलों के पीठ में छुरा नहीं भोगते, हम षड्यंत्र नहीं करते। लेकिन बीजेपी को डायरेक्टली बोलने में आपको कितनी हिचकिचाहट क्यों है आपकी पार्टी को? देखिए नीलू जी, इस देश में गठबंधन की सरकार की आरंभ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया। उसके बाद एनडीए को बहुत लंबी पारी में, बहुत लंबी गठबंधन में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने एनडीए की सरकार चलाई और एनडीए के धर्म और गठबंधन धर्म को पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी निभाते आए हैं और हम लोग निभाते रहे। हम लोग गठबंधन धर्म को पूरी तरह से एक एक प्रत्येक बिंदु में अपने साथियों को, और बिहार में सरकार चल रहा है, कोई भी निर्णय एनडीए के चारों दलों के बातचीत करके उनके विचार से, उनकी सहमति से हम लोग निर्णय लेते हैं। लेकिन इसी क्रम में अरुणाचल प्रदेश का जो संदेश आया देश में एनडीए के लिए, ये बुरी खबर है। इस पे जो है एनडीए को गठबंधन के लिए पुनः हम लोगों के दल, हमारे दल के चारों दल को बैठना चाहिए और बैठ करके उस पर विचार करने की जरूरत है। लेकिन बिहार के संदर्भ में, बिहार में एनडीए गठबंधन पूरी तरह मजबूत है। माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 5 साल ये सरकार पूरी करने जा रही है। चलिए जनता ने, इम्तियाज साहब, आप ये कह रहे हैं कि बिहार में गठबंधन बड़ा मजबूत है। अब मैं आपको एक एक करके कारण बताऊंगी कि 4-5 कारण क्या है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि जेडीयू बिल्कुल दबाव में है। लेकिन मैं अब एक सवाल उदय नारायण चौधरी से करना चाह रही हूँ। एक सेकेंड, मैं उदय नारायण चौधरी से सवाल करना चाह रही हूँ कि अभी गगन गौरव जो ये बात कह रहे थे कि आपने जो पासा फेंका है, नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि वो आज प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए वो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ देंगे। तो ये क्या है, आरजेडी की तरफ से एक प्रलोभन है या ऑफर है? इसको कैसे देखा जाए सर? है न प्रलोभन है न ऑफर जी, ये राजनीतिक परिस्थिति का डिमांड है।
और उस राजनीतिक परिस्थिति के डिमांड में आप देखिए कि आगे क्या होता है, कि आप देखिएगा, खुद भी देखिएगा आगे क्या होता है। इसलिए ये कोई बाता नहीं है, ये एक वैचारिक तौर से उनको एक सुझाव और सलाह है अपनी। आपने गौरव जी ने एक बात और कहा कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, तो उस क्रम में भाजपा चल चुकी है इनको निगलने के क्रम में। अब देखें क्या होता है। नहीं तो और हमने उससे निकल करके हमने जो कहा है ये पासा नहीं है कि अब तो 16 साल मुख्यमंत्री आप रह चुके हैं बिहार में, इतने लंबे समय तक कोई नहीं रहा। नहीं चौधरी साहब मुझे ये बताइए, क्या आरजेडी इस समय, नहीं मुझे ये बताइए चौधरी साहब, मुख्यमंत्री बनाया है। एक सेकेंड मेरा सवाल इस समय चौधरी जी से, एक मिनट इम्तियाज साहब, एक सेकेंड, एक एक करके। चौधरी साहब मेरा जो सवाल ये है कि आपने कहा कि ना ये प्रलोभन है ना ऑफर है, ये एक सुझाव है और सलाह दे रहे हैं आप नीतीश कुमार को, लेकिन मुझे ये बताइए क्या आप ओपनली, नहीं चौधरी साहब आपने कहा कि आपका जो ये वक्तव्य है ये आपका व्यक्तिगत स्टेटमेंट नहीं है बल्कि पार्टी की लाइन है। तो अगर पार्टी की लाइन है तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप क्या नीतीश कुमार को सीधा डायरेक्टली इस बात के लिए बोल रहे हैं कि आप आइए और महागठबंधन में शामिल हो जाइए? क्या ये डायरेक्टली आप उनसे नहीं कह रहे कि तत्काल आप एनडीए को छोड़िए जी? नहीं तो जैसे अरुणाचल प्रदेश में हुआ जो हस्र, वो हस्र बिहार में भी बीजेपी करने वाली, ओके, इनको निगलने वाली है। ये मुगालते में है जो बोल रहे हैं तो जी, समय और परिस्थिति उनको ये बता देगा आगे अभी कि क्या होने वाला है। इसलिए अभी माननीय नीतीश कुमार जी को अब दिल्ली की राजनीति करनी चाहिए और बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना। नहीं वो दिल्ली की आप सही कह रहे हैं चौधरी साहब, आपकी राय बिल्कुल सही होगी, शायद ये सही सलाह होगी आपकी पार्टी की ओर से, लेकिन मेरा सवाल इस समय जेडीयू से है। इम्तियाज साहब मुझे ये बताइए कि बिल्कुल डायरेक्टली नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश है। अभी आपने चुनाव में देखा कि लोजपा के चिराग पासवान ने किस तरीके से आपकी पार्टी को कमजोर किया। अब नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि गृह मंत्रालय उनके पास रहे, बीजेपी उसके लिए भी गवारा नहीं है। सुशील मोदी जो कि बहुत करीबी माने जाते थे नीतीश कुमार के, उनको दिल्ली भेज दिया गया। आपके जो मंत्री थे मेवालाल चौधरी जी, उनका इस्तीफा ले लिया गया। 2 डिप्टी सीएम्स हैं जो कि आरएसएस के करीबी हैं, उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। तो ये क्या है, नीतीश कुमार कैसे चलाएंगे सरकार? नहीं अब किसको डिप्टी सीएम बनाना है तो गठबंधन में जो एनआई पार्टी है उसको निर्णय करना था किनको डिप्टी सीएम बनाना है। उन्होंने अपना निर्णय करके दिया जिनका नाम वो डिप्टी सीएम बने। और नीतीश कुमार जी को देश की राजनीति करना है कि बिहार की राजनीति करना है, ये अब आरजेडी के लोग बताएंगे क्या कि नीतीश कुमार जी को क्या करना है? नहीं नीतीश कुमार को आरजेडी नहीं बताएगा, लेकिन ये तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या आप इस बात को स्वीकारते हैं कि आपकी पार्टी को आपके ही सहयोगी दल कमजोर करने में लगे हुए हैं? आप क्या इस बात को मानते हैं? नीतीश कुमार जी को कमजोर कोई दल नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार एक व्यक्ति का नाम नहीं है, नीतीश कुमार एक विचारधारा का नाम है, नीतीश कुमार एक सोच का नाम है। कमजोर कर नहीं रहे, कर चुके हैं नीतीश कुमार। इम्तियाज साहब कमजोर करने की प्रक्रिया चल रही है। इम्तियाज साहब कमजोर करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है नीतीश कुमार को, इसको तो स्वीकार लीजिए कम से कम। बिल्कुल नहीं। नीलू यहाँ इम्तियाज साहब से एक और नीतीश कुमार एक सेकंड एक करके हाँ बोलिए। एक मजबूत स्तंभ का नाम है, एक सोच का नाम है, एक व्यक्ति का नाम नहीं, एक विचार का नाम है। नीतीश कुमार जी को इस देश का कोई नेता नीतीश कुमार जी को राजनीति करने का दिशा नहीं बता सकता है। नीतीश कुमार जी एक थिंकर का नाम है। नीतीश कुमार जी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आदर्शों पे चलते हैं, कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पे चलते हैं। हम लोग क्या जीरो टॉलरेंस का सरकार है। नीतीश कुमार जी की पूरी राजनीतिक जीवन में नीलू जी भ्रष्टाचार का 1% आरोप नहीं लगा सकता है। एक सेकंड मैं अपने सवाल में जयराम विप्लव जी से करना चाहती हूँ। जयराम जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ कि मुझे ये बताइए, आप कहते हैं कि आपकी जो एनडीए की सरकार है बिहार में वो बहुत मजबूत है, एनडीए के जो नेता हैं वहां पर नीतीश कुमार हैं,
लेकिन जो राजनीतिक गलियारों में जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि ऐसा लगता है कि बीजेपी का जो अगला प्लान है वो ये है कि कांग्रेस के जो एमएलएज हैं उनको अपने खेमे में करके और आपको अपना मुख्यमंत्री बनाना है, ये अगली रणनीति है बीजेपी की। आप मुझे ये बताइए कि क्या चल रहा है राजनीतिक गलियारे में बिहार में? देखिए नीलू जी, गलत तथ्यों का जब प्रस्तुतिकरण होता है ना तो उसमें बहुत सारी भ्रामक बातें आ जाती हैं। अभी जैसे मैं चर्चा में सुन रहा था कि 2 डिप्टी सीएम संघ से हैं और सुशील मोदी जी, तो जानकारी दुरुस्त होनी चाहिए दर्शकों के लिए कि स्वयं सुशील मोदी जी भी संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से होकर के, संघ से होकर के भाजपा की सफर को उन्होंने तय किया है। तो हमारे यहाँ सारी चीजें स्पष्ट है, ये सारी कहीं नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वही सुशील मोदी जिन्होंने 2012 में, विप्लव जी, वही सुशील मोदी 2012 में उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, उसकी सजा आज उनको भुगतनी पड़ रही है, उनको डिप्टी सीएम के पद से हटा दिया गया। आपकी नजरों में है ना नीलू जी, आपकी नजरों में वो सजा लग रही है। अगर किन्हीं को राज्य से अभी जो सुझाव दे रहे हैं हमारे माननीय उदय नारायण जी, वो अगर वो तो स्वयं बता रहे ना कि राज्य से निकल करके केंद्र में जाना चाहिए। तो हमारे नेता अगर राज्य से निकल करके केंद्र के फलक पर पहुंचे हैं, अब बिहार की चिंता दिल्ली में बैठ करके करेंगे, तो इसमें गलत क्या है? और दूसरी चीज, सबसे हास्यास्पद बात है नीलू जी कि आज ये पीएम बनाने की बात कर कौन रहा है, जिसका 2019 में बिहार की जनता ने सुपड़ा साफ कर दिया। एक सांसद नहीं जीता करके ला सकते हैं, वैसी पार्टी आज प्रधानमंत्री बनने का सपना दूसरों को बेचने का काम कर रही है। ये आपने एक सही सपने नहीं, ये आपकी मैं बात मानती हूँ विप्लव जी, मैं आपकी ये बात मानती हूँ और ये मैं सवाल चौधरी जी से करूंगी कि चौधरी जी मुझे ये बताइए कि आज क्या आरजेडी का इतना दमखम है कि वो बिल्कुल सारी विपक्षी पार्टीज को एकजुट करके और फिर प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट तय करे? क्या इतना दमखम आज आरजेडी रखती है? किस बेसिस से ये बातें हो रही है इस समय? प्रधानमंत्री हो जाएंगे जी चौधरी जी बोलिए। नहीं कहा कि इनको प्रधानमंत्री, हमने कहा कि विपक्ष का नेता बनिए, हमने ये कहा। ये जो भाजपा के साथी हैं उनसे पूछिए कि क्या चिराग पासवान को अगले मंत्रिमंडल में लेंगे? तो ये जेडीयू के उदय नारायण जी, ये हमारे घर की बात है। हाँ विप्लव जी बोलिए, क्या चिराग पासवान को केंद्र में लाएंगे मंत्री बनाकर? सड़क पे नहीं आएगी, हमारे घर की बात है, ये लालू परिवार की तरह तो नहीं है। नहीं विप्लव जी इस प्रश्न का जवाब दीजिए। सड़क के बाहर अपने सास ससुर से हक मांगने के लिए धरना देना पड़े। जयराम जी मुझे ये बताइए, जयराम जी नहीं जयराम जी मुझे ये बताइए, का परिवार है जयराम जी मुझे ये बताइए, जयराम जी आप मेरी बात सुन रहे हैं? मेरा सवाल ये है कि क्या आप चिराग पासवान को केंद्र की राजनीति में लेकर आएंगे, उनको मंत्री बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि केंद्र की राजनीति में तो चिराग पासवान है ही, हमारे लाने नहीं लाने का कोई प्रश्न नहीं है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन होंगे ये माननीय प्रधानमंत्री जी के अधिकार का मामला है, तो उस पर मैं तो टिप्पणी कर ही नहीं सकता हूं। ये तो जो कुछ होगा माननीय प्रधानमंत्री जी तय करेंगे। लेकिन इतना तो जरूर है कि एनडीए एक परिवार की तरह है, एकजुट है। कई राज्यों में हम अलग अलग आमने सामने भी चुनाव लड़ते हैं। नहीं, वो आपने बात सही कही कि परिवार है, लेकिन परिवार की तरह ही जब परिवार में फूट पड़ती है तो फैमिली मेंबर्स ही एक्सेप्ट नहीं करते इस बात को। गगन गौरव जी बताइए किस तरह से देख रहे हैं? लालू जी के परिवार में देखा नहीं, सबके परिवार में फूट पड़ती है। गगन आपसे, गगन इस पर आपसे कमेंट चाहूंगी। गगन आप बोलिए। हाँ गगन आप बोलिए प्लीज। हाँ एक सेकेंड जयराम जी, गगन को बोलने दीजिए प्लीज। हाँ गगन आप कमेंट करिए। हाँ बोलिए। नीलू, यहाँ पर भाजपा और जदयू दोनों के साथियों से ये पूछना होगा कि वो लोग बात करते हैं कि सरकार पूरे 5 साल चलेगी, लेकिन कंफर्टेबल नहीं है वो लोग। यहाँ पर देखिए, अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है। एक एक मंत्रियों के पास कई विभाग हैं और ऐसे में काम करना कितना दुरूह होगा ये समझ सकते हैं। बिल्कुल। नीलू, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, यहाँ पर नीतीश कुमार जी की एक अपनी मजबूरी ये थी कि भाजपा स्नेह उन्हें नीचा दिखाने का काम कर रही थी। चाहे इसमें आप अरुणाचल प्रदेश की स्थिति को देखें या नीतीश कुमार जी के जो भाजपा के संकट मोचक थे सुशील मोदी जी
उनको डिप्टी सीएम ना बनने की बात देखें, या मंत्रिमंडल विस्तार के लिए कोई औपचारिक बात नहीं हो पाने की बात को देखें। दरअसल भूपेंद्र जी, जो कि बिहार बीजेपी के वर्तमान में अगर आप अवलोकन करेंगे तो सर्वे सर्वा हैं, क्योंकि बाकी नड्डा साहब और शाह साहब को तो भी बंगाल से फुर्सत नहीं है, तो वो बिहार आए, बैठक किए, लेकिन ऐसा अब बताएंगे यहाँ पर जयराम भाई साहब कि वो नीतीश कुमार जी या फिर जदयू के किसी भी नेता से आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर उन्होंने कोई वार्ता नहीं की। नहीं, ये तो बड़ा वाजिब सवाल है। इम्तियाज साहब, मुझे ये बताइए कि इतने दिनों से जो मंत्रिमंडल विस्तार होना था, इम्तियाज साहब से मेरा सवाल है कि जो ये मंत्रिमंडल विस्तार की बात अभी गगन कह रहे हैं, ये तो कई अखबारों में कई बार छप चुकी है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होना था। 1.5 महीने, ऑलमोस्ट 2 महीने होने जा रहा है, अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार ही नहीं हो पाया है, क्योंकि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है जेडीयू और बीजेपी के बीच में। तो कब तक ये ढकने वाली राजनीति करते रहेंगे बीजेपी और जेडीयू? वाकई में कुछ ठीक नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि हम परिवार हैं, हमारे परिवार में सब कुछ ठीक है। तो कम से कम लोगों के बीच में असलियत क्या है वो तो बताइए इम्तियाज साहब। बिहार में जानती है, पूरा देश भी जानता है कि नीतीश कुमार जी को पद का कोई लोभ नहीं है। जनादेश मिलने के बाद माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने एनडीए के एलआई के सामने बात रख दिया था कि मुझे मुख्यमंत्री की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन सभी लोगों का ये हुआ, आग्रह हुआ कि आपके नाम पे, आपके चेहरा पे जनादेश मिला है, इसलिए मुख्यमंत्री आपको बनना है। अब रहा मंत्रिमंडल का विस्तार का, तो चारों दलों के एनडीए के नेता का जो लिस्ट है, जो भारतीय जनता पार्टी का लिस्ट है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलेगा, उनको लोग मंत्री बनेंगे तो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कैप्टन ही सब कुछ चलाता है। माननीय नेता नीतीश कुमार जी कोई पहली बार थोड़ी मुख्यमंत्री बने। नहीं, लेकिन इम्तियाज साहब, ये बात आपकी सही है कि कैप्टन ही शिप को चलाता है। इम्तियाज साहब, इम्तियाज साहब, मुझे लेकिन एक बात बताइए कि आप ये क्यों नहीं स्वीकारते हैं कि आपकी पार्टी बीजेपी के दबाव में है? जिस तरीके से आपने अपना विरोध, सुन लीजिए मेरी बात, आप मेरी बात सुन लीजिए, जिस तरीके से आपकी पार्टी ने 3 तलाक के मामले में, सीए और एनआरसी के मामले में विरोध प्रकट किया था, उसी तरीके का विरोध आप लव जिहाद के कानून पे क्यों नहीं कर पाए? आज कहीं ना कहीं तो दबाव है बीजेपी की तरफ से ना, इस बात को स्वीकारिए। दबाव नहीं है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड अपने विचारधारा से, अपनी मैनिफेस्टो से अलग नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार जी की जो सोच है, उस विचारधारा से नीतीश कुमार जी कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। 0 टॉलरेंस की सरकार है, क्राइम, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक एकता, हम लोग कभी समझौता नहीं कर सकते। चलिए, आप कहाँ है बिहार में? आप धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, मैं चौधरी साहब से ये सवाल करती हूँ, कहाँ बिहार में नजर नहीं, उदय नारायण चौधरी से मैं सवाल करती हूँ। चौधरी साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो धर्मनिरपेक्षता की बात हो रही है, कि जो सेक्युलर आइडियोलॉजी है, उससे नीतीश कुमार कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन आज जिस तरीके से लव जिहाद के कानून को समर्थन दिया है, वो क्या कहता है? किस तरीके की पिक्चर है ये यही बताएं जो बोल रहे हैं कि ये लव जिहाद के कानून का समर्थन करते हैं ना, बिहार में बनाएंगे। ये हम कहाँ बिहार में ऐसा कोई चर्चा है? एक सेकंड, एक करके कहाँ ऐसा कोई बिहार में ऐसा तो कोई चर्चा नहीं है। नहीं, बिहार में चर्चा नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में तो है। उसको रिजेक्ट करके भेज दिया। मध्य प्रदेश और कुछ नहीं है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में तो है सर जी। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में क्या है? हमारा बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है। बिहार में सांप्रदायिक एकता से, सेकुलरिज्म से कोई समझौता ना हुआ है, ना होगा। बिहार में इस तरह का कोई वातावरण नहीं है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जो चीज बिहार में है नहीं, तो विपक्ष खुद उसको लादना चाहती है। विपक्ष खुद उस माहौल खराब करना चाहती है कि बिहार का माहौल खराब हो गया। बिहार में कहाँ ये सब कोई सवाल है? ये सब तो कोई मुद्दा है नहीं। मैं गगन से कमेंट चाहूंगी कि गगन, जो विचारधारा की लड़ाई है, जो विचारधारा की लड़ाई है गगन, बीजेपी और जेडीयू के बीच में, क्या उसकी खाई आपको और गहरी होती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है, या वो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे आपस में इस मुद्दे पर? नीलू, बिल्कुल नहीं, खाई बहुत ही गहरी नजर आ रही है। और यही कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जदयू की अध्यक्षता छोड़ी है। दरअसल अब उनकी समस्या हो रही थी कि हर एक डील में भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है उससे नहीं, बल्कि जो दूसरी पंक्ति के लोग दिल्ली में बैठे हैं
उनसे उनको बात करनी पड़ रही थी। और मैंने इशारा किया कि मैं नजर रख रहा था, मेरी काफी दिलचस्पी थी जब भूपेंद्र जी बिहार आए थे तो क्या ये कोई आधिकारिक बातचीत करते हैं, लेकिन एक तरह से उन्होंने कोई भाव नहीं दिया। तो नीतीश कुमार जी ने जो नया जदयू का अध्यक्ष बनाया है वो इसीलिए कि अब वो ये दिखाएं कि नहीं, सरकार और पार्टी से अलग अलग डील करनी होगी, और जो नए अध्यक्ष हैं जदयू के अब भाजपा से वो बात करेंगे। ओके, तो इम्तियाज साहब मुझे ये बताइए, इम्तियाज साहब आरसीपी सिंह को आपके पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया गया है, इसके पीछे की मंशा क्या है? क्या अब नीतीश कुमार बिहार के बाहर जाएंगे और अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे? इस देश में पहला कोई रीजनल पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, जो इस तरह का वंशवाद परिवारवाद से ऊपर उठ के सोचता है। जनता दल यू के अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस रहे, शरद यादव रहे, नीतीश कुमार जी रहे, एक रीजनल पार्टी है बिहार में जिसने वंशवाद परिवारवाद से सोच हट करके बात किया है। श्री आरसीपी सिंह का आपको मैं बता देना चाहता हूं कि वो राष्ट्रीय नेताओं से लेकर के पंचायत और वार्ड के एक एक कार्यकर्ता को नाम से और चेहरे से पहचानते हैं। पूरे बिहार में एक एक पंचायत में घूम करके उन्होंने संगठन को खड़ा करने का काम किया, संगठन पे काम करने का काम किया। नीतीश कुमार जी तो इस देश में एक बड़ा एग्जाम्पल पेश किया है कि जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करेगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। नीतीश कुमार जी ने वंशवाद परिवारवाद को खत्म करने का काम ठीक है, वो बात मैं आपकी मान रही हूँ, लेकिन जयराम जी से मेरा एक सवाल है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए जयराम जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके की अब खबरें आ रही हैं कि आरसीपी सिंह अध्यक्ष बन चुके हैं जेडीयू के, और अब अगला जो मूव है नीतीश कुमार का, जिस तरीके से आपकी पार्टी ने छुरा भोंका है जेडीयू के पीठ में, और सारे जो एमएलए थे, ऑलमोस्ट 6 एमएलए जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी में शामिल हो गए, तो उसके बाद अब पूरा फोकस नीतीश कुमार का ये रहेगा कि वो बिहार से बाहर निकले और अलग अलग राज्यों में जेडीयू की पार्टी को मजबूत करें। तो क्या करेगी बीजेपी? एक दिन वो ये भी कह सकते हैं कि हम तो मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे, फिर क्या करेगी बीजेपी? आपका तो मेन चेहरा है बिहार में। कार्यक्रम के इस पड़ाव में इस पर पुरजोर आपत्ति दर्ज करता हूं, जो बार बार आप कह रहे हैं कि पीठ पर छुरा घोंपा, ये शायद किसी राजनीतिक दल द्वारा अगर कहा जाता तो अलग बात थी, लेकिन आपको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास आप भी जानती हैं, आप बहुत ही जानकार और पुरानी पत्रकार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी दल का साथ नहीं छोड़ा। अगर कभी भी किसी भारतीय जनता पार्टी ने किसी दल का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन आपने अपने पिछले 4 साल में देख लीजिए कितने आपके अलाइंस खो चुके, शिवसेना, आरएलपी, शिरोमणि अकाली दल, वजह कोई भी हो, मैं उन वजहों में नहीं जा रही जी। नहीं, खोने का मतलब ये नहीं है ना कि हमने पीठ पे छुरा घोंप दिया। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से प्रभावित होकर के, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या किसी मंत्री पद पे हो, यदि वो अपनी सदस्यता ग्रहण करना चाहता है, वो हमारी विचारधारा में शामिल होना चाहता है, तो वैसे हर व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है, क्योंकि हमको राष्ट्रवाद की विचारधारा का विस्तार करना नहीं तो आपको विचारधारा का विस्तार करते करते भले ही आपके सहयोगी दल कमजोर हो जाए, विप्लव जी, आपकी विचारधारा का विस्तार होते होते आपके सहयोगी दल भले ही खत्म हो जाए। सुनिए ना, अभी इम्तियाज भाई ने बताया कि लव जिहाद और तमाम चीजों पे कि ये दूसरे राज्य की बात है, अभी बिहार में वो विषय नहीं आया है। यही चीज मैं इतनी देर से कह रहा हूं कि अनेक राज्यों में अनेक अलग अलग राजनीतिक परिस्थितियां हैं, लेकिन बिहार में जो हमारी सरकार है वो मजबूत गठबंधन की सरकार है। बिहार में पिछले 15 वर्ष हमने सरकार चलाई है मिलकर के, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है। चलिए नीतीश कुमार, नहीं, आप कह रहे हैं कि ये आपकी सरकार बहुत मजबूती से चल रही है। देखिए, ये तो सब जानते हैं कि कितनी मजबूती से चल रही है बीजेपी और जेडीयू की सरकार। मैं इम्तियाज भाई से आपसे एक सवाल करूंगी, क्योंकि अब समय कम है, बहुत संक्षेप में आंसर्स लूंगी सारे गेस्ट से एक एक करके। इम्तियाज साहब, मुझे ये बताइए, कहीं ऐसा ना हो कि एकता की जो मुखौटा पहना हुआ है इस समय एनडीए के गठबंधन ने, तो कहीं ऐसा ना हो कि जेडीयू का वजूद ही खत्म हो जाए और आप हाथ मलते मलते बैठे रहेंगे फिर? नहीं, बिल्कुल गठबंधन धर्म को हम पूरी तरह निभाना जानते हैं और माननीय नेता नीतीश कुमार जी निभा रहे हैं। लेकिन कब तक निभाएंगे? सरकार पैरों के नीचे से जमीन भी खिसक जाएगी, फिर भी गठबंधन का धर्म निभाते रहेंगे?
नहीं निकलेगी नीलू जी। हम लोग पूरी मजबूती से सरकार में काम कर रहे हैं और 7 निश्चय पार्ट 2 को अमलजामा पहनाना है। नीतीश कुमार जी का जो सपनों का बिहार है, उस बिहार को आगे विकास की गति तक पहुंचाना है। और विपक्ष के लोग इसी तरह ताकते रहेंगे और एक एक समाचार पत्र पे वो अपना नुक्ताचीनी करके एक एक सवाल पे कई तरह का जवाब बनाते रहेंगे, ख्याली पुलाव बनाते रहेंगे। मतलब सपनों के राजनीतिक जीवन में बसते रहेंगे और सोचते रहेंगे, लेकिन संपूर्ण 5 साल एनडीए सरकार माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चलती रहे। चलिए, सभी ये चाहते हैं कि सरकार पूरा जो अपना कार्यकाल है वो खत्म करे। चौधरी साहब आपसे मेरा सवाल है, कहीं आरजेडी मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो नहीं देख रही है कि गलती से भी हो तो कम से कम मुख्यमंत्री का जो पद है वो तेजस्वी यादव के हाथ में आ जाए? गलती और सही का क्या यहाँ सवाल है? ये तो सर्वविदित है कि मैंडेट आरजेडी को मिला था, महागठबंधन को। तो आपने इन प्रकार ना जो किया है, लेकिन खैर चलिए, डेमोक्रेसी में हम लोग मानते हैं, इन लोगों के जैसा थोड़े है कि जनतंत्र में डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है, नहीं तो 6 बजे सुबह में नहीं वोट करा देते हैं। महाराष्ट्र में 6 बजे भोर में राष्ट्रपति शासन समाप्त करके जी आधी रात में राष्ट्रपति शासन समाप्त करके सुबह 6 बजे वोट करा देते हैं, नया सरकार बना देते हैं, नई सरकार। तो इनको तो ये है, मध्य प्रदेश में जो किया तो किया, और बिना लालू परिवार का शिकायत के इनको आना ही पड़ता है, उन्हीं से इनकी राजनीति चलती है। लेकिन अब चलिए देखना है। अभी भी हम निवेदन करते हैं कि जेडीयू के वजूद को बचाने के लिए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करिए। चलिए, तो ये आप कह रहे हैं कि जेडीयू का वजूद अगर बचाना हो तो तेजस्वी यादव ही बचा सके। मेरे पास समय बहुत कम है, गगन से एक लास्ट कमेंट चाहूंगी कि क्या अब ये नीतीश कुमार की एक मजबूरी है कि उनको तेजस्वी का हाथ पकड़ना ही होगा अगर जेडीयू का वजूद बचाना है, जैसा कि चौधरी साहब कह रहे हैं? गगन, क्या आप इस बात को मानते हैं? बहुत संक्षेप में आंसर दीजिएगा, समय बहुत कम। नीलू, नीतीश कुमार मजबूर जरूर हैं, लेकिन नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में अभी कम करके आंकना बिल्कुल उचित नहीं होगा। आपके साथ ही एक शो में मैंने पहले भी कहा था, हमारे नीतीश कुमार अजर अमर मुख्यमंत्री हैं और बिहार की तत्कालीन कोई भी समीकरण हो, अगर उदय नारायण चौधरी जी मुख्यमंत्री का ऑफर देंगे तो बातें कुछ बन सकती है, तो कुछ दाल गल सकती है। बाद बाकी नीतीश कुमार जी अभी बिहार प्रधानमंत्री के मुगालते में वो पड़ेंगे नहीं, प्रधानमंत्री पद के मुगालते में। और हमारे अजर अमर मुख्यमंत्री, हमें लग रहा है भले कुछ दिन के लिए 1-2 वर्ष महागठबंधन में जाकर मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन 5 साल मुख्यमंत्री तो हमारे अजर अमर मुख्यमंत्री। चलिए, तो आपने कहा कि नीतीश कुमार अजर अमर मुख्यमंत्री हैं और आरजेडी ने जिस तरीके का पासा फेंका है कि प्रधानमंत्री की जो पद की जो दावेदारी है विपक्ष के दलों की ओर से, तो वो उनको मिले, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद नीतीश कुमार इस झांसे में नहीं पड़ेंगे। लेकिन अब किस तरीके से समीकरण बदलते हैं, क्योंकि अभी ये तो छोटा सा एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरी बिहार के राजनीति की बाकी है। तो काफी रोचक राजनीति इस समय चल रही है। हालांकि पूरा फोकस इस समय पश्चिम बंगाल पर है, तमिलनाडु, केरला, जहां पर अभी चुनाव होने हैं। तो देखना होगा कि ऐसे में बिहार की राजनीति क्या करवट लेती है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग बहस थी। जयराम विप्लव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उदय नारायण चौधरी, इम्तियाज अहमद, गगन गौरव, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और शुक्रिया कि आप JK 24/7 न्यूज चैनल पर आए। कल रात आपके साथ फिर से मिलूंगी प्राइम टाइम विद नीलू व्यास में। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। थैंक यू सो मच। जो आपसी विवाद है उसको दूर कर लेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कोई भी, कांग्रेस में नहीं है प्रधानमंत्री का कैंडिडेट, उनके ढूंढे ना जिसमें ढूंढने।